हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमें डिस्कस करना है द हिंदू का एडिटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें आज बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं और जो प्रीलिम्स वाला स्पेशली वो पार्ट होता है उसकी आपकी ना नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी शाम के टाइम पे, या फिर जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी वो पोस्ट कर दूँगी, बट इसमें नहीं हो पाएगा अभी आज। तो बेसिकली इसमें 3 ही आर्टिकल हैं, तो चलिए हम एक एक करके आर्टिकल को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये जो पहला आर्टिकल है बताता है वीकर जर्म्स स्ट्रॉन्गर क्योर। जो पहली लाइन लेती हूँ मैं, बेसिकली जो आपके आर्टिकल में एक फ़ोटो होती है ना, उस फोटो के नीचे जो लाइन होती है ना, मैं बेसिकली ये वो लाइन वहाँ से उठाती हूँ। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है जो वन हेल्थ है एक तरह से बहुत ही ऑप्टिमम अप्रोच होगी जो भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का इम्पैक्ट है उसको काउंटर करने के लिए। अब जैसे हुआ क्या है, जो हमारा जब हमारा एंटीबायोटिक्स का एडवेंट हुआ है तो उसने एक तरह की होप जगा दी लोगों में कि अब क्या होगा, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में उनका अब एलिमिनेशन हो सकता है। हालांकि ये जो है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि इसके 2 रीज़न थे। पहला तो ये कि जो भी सर्वाइवल था हमारा जर्म्स का, और सर्वाइवल था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जो इसका एंटीबायोटिक्स थी इसका यूज़ जो है बहुत ही इर्रेशनल तरीके से होने लगा है। मतलब आप छोटी मोटी भी चीज़ें होती हैं तो आप एंटीबायोटिक या फिर एंटीमाइक्रोबियल जो भी खा लेते हो, सॉरी एंटीबायोटिक जो है खा लेते हो, तो एक तरह से इसका बहुत ही इर्रेशनल जो है यूज़ होने लगा है ह्यूमंस और एनिमल्स में। ये भी एक रीज़न है कि जो अब एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो इम्पैक्ट है या फिर जो उनकी इफ़ेक्टिवनेस है वो उतनी नहीं रह गई है। आगे देखते हैं। अब होता क्या है, जो ज़्यादातर जर्म्स होते हैं उनकी धीमे धीमे ऐसे कैपेसिटी जो है बन जाती है, या फिर एक टाइम के साथ वो उन्होंने खुद को इतना अडाप्ट कर लिया है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बना ली है कि वो रेसिस्ट कर सकते हैं किसी भी अफोर्डेबल एंटीबायोटिक के एक्शन को। और जब ये फिनोमेना होता है तो इसको हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए जी, जो ये लॉन्ग टर्म हमारा इम्पैक्ट होता है एएमआर का, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, लगभग कोविड-19 पैंडमिक के जैसे ही है। ऐसा एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 आते आते लगभग 10 मिलियन डेथ होने लगेंगी हर साल। और अगर ऐसा होता रहेगा, अगर हम अभी एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेंगे, अभी शुरुआत नहीं करेंगे, तो जो कि एक तरह से रिज़ल्ट क्या होगा अगर ऐसा हम नहीं करते हैं और इतनी डेथ होती हैं 2050 तक, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, लगभग 7.5% रिडक्शन हो जाएगा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, और एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमारे ग्लोबल जीडीपी को बाय 3.5% से। अब है टैकलिंग द एएमआर चैलेंज। कैसे टैकल कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 मेजर पॉसिबल सॉल्यूशन है जिससे कि हम एएमआर के जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे कॉम्बैट किया जा सकता है। पहला क्या कर सकते हैं, हम डिस्कवरी कर सकते हैं नए ड्रग की, और या फिर हाँ, नए ड्रग की, जब तक कि जो जर्म्स हैं वो कोई नया रेजिस्टेंस ना खुद में पैदा करे, उसके पहले हम कोई नया ड्रग जो है वो बना लें। या फिर जो प्रेजेंट एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं, उनका हम बहुत ही सोच समझ के एक अच्छी तरीके से उसका यूज़ करें, ये भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। अब होता क्या है, जो पहला हमने ऑप्शन दिया, ठीक है, कि आप नया ड्रग जो है वो इन्वेंट करो, तो वो देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा और एक अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। वहीं अगर देखा जाए तो 1984 के बाद से अभी तक कोई भी नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो डेवलप करी ही नहीं गई है, हुई ही नहीं है डेवलप। सोच रहे हैं कितनी पुरानी एंटीबायोटिक हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो एक एस्टिमेट कॉस्ट है किसी नई एंटीबायोटिक को डेवलप करने के लिए, वो करीब 1 बिलियन से भी ज़्यादा जा सकती है। और जिस तरह से रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है रेसिस्टेंस का, जो और जो फिर लाइफ है हमारे न्यू एंटीबायोटिक्स की, वो एक तरह से लिमिटेड होती जा रही है। और हमें वापस से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होकर आना ही पड़ेगा कि हम नए मॉलिक्यूल्स को लेके आएँ, जिससे कि क्या हो, ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के खिलाफ जो जर्म्स बन रहे हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसको अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो जाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ऐसे किसी इनिशिएटिव में। या तो वो कोई नया ड्रग जो है वो उसको इन्वेंट करे, या फिर जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग है उसको ही अच्छे से यूज़ करें।
इस तरह जो पूरा वर्ल्ड है वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है उसके पास। भाई देखो, आप नया तो बना सकते नहीं हो, चूँकि नए में टाइम भी बहुत लगेगा, वो इफ़ेक्टिव होगा नहीं पता, और पैसे भी बहुत जाने हैं। तो एक तरह से अब बात घूम फिर के यही आती है, पूरे वर्ल्ड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन ये है कि जो भी अवेलेबल एंटीबायोटिक है उसका केयरफुल यूज़ करना और इंश्योर करना कि उसकी एफिकेसी लंबे समय तक चल सके जितना भी पॉसिबल हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल एक्शन प्लान है एएमआर का, जो कि 2015 में आया था, वो एक तरह से रोड मैप प्रोवाइड करता है कि हम कैसे इस चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। और जो ये प्लान है इसको इंडोर्स किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा भी। करीब 80 कंट्रीज़ हैं जो कि जिन्होंने किसी नेशनल एक्शन प्लान इन अलाइनमेंट विद दिस प्लान के साथ जो है डेवलप्ड कर लिया है। वहीं अगर हम एक रैशनल यूज़ की बात करें एंटीबायोटिक्स की ह्यूमंस में, वो होना चाहिए, एनिमल्स में भी होना चाहिए, और एग्रीकल्चर में भी होना चाहिए। और ये सब कैसे होगा? एक तरह का कोऑर्डिनेशन होगा इन सभी के सभी सेक्टर्स में। अब जो ये हमारे मल्टीपल सेक्टर हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, और जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्शंस होंगे, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक तरह से वन हेल्थ अप्रोच को। अब ये वन हेल्थ अप्रोच बहुत ही अच्छा फंडा है। अभी जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई यहाँ पे। अब जो ये है इसने इतना ज़्यादा पूरा वर्ल्ड में इतना फेमस क्यों हुआ है, इसकी बात है ये हुई है क्योंकि जो इसकी एक एफिशिएंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव रिस्पांस एएमआर का वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ कुछ अदर चैलेंजेस, जैसे कि हम एपिडेमिक जोनोसिस की बात करें, देखिए बेसिकली जो जोनोसिस होती हैं वो डिजीज़ेस होती हैं जो एनिमल और ह्यूमन के बीच में ट्रांसमिट होती हैं। और पैंडमिक मतलब ये केवल ना तो केवल एफिशिएंट होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा एएमआर के लिए, बल्कि साथ ही साथ जो बाकी के चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारा भी एंडेमिक जोनोसिस चल रहा है और पैंडमिक चल रहा है, उन सब के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और एक तरह से ये फैक्ट है कि जो भी अभी हमारा एपिडेमीज चल रहा है करंट हमारे मिलेनियम में, जैसे कि SARS हो गया, MERS हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, अगर आप इनको देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये सभी के सभी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? ओरिजिनेट हो रहे हैं एनिमल से। और भाई ऐसे तो हो नहीं रहे हैं। रीज़न ये है कि जो ह्यूमन हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल के डोमेन में जाके घुसे जा रहे हैं। भैया क्या ज़रूरत है? आपके घर में कोई आके घुसेगा, आपको अच्छा लगेगा? तो हम क्यों जा रहे हैं? इस पे बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जो कोविड-19 पैंडमिक है, इसने तो एक तरह से हमारी अर्जेंसी ला के खड़ी कर दी है कि हमें इम्प्लीमेंट करना ही होगा वन हेल्थ को। अगर वहीं बात करें हम इंडिया की, जो इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है एएमआर पे, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वन हेल्थ अप्रोच का। और एक तरह से इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं गाइडिंग डॉक्यूमेंट के जैसे, जिससे कि क्या हो, एक वर्केबल रोड मैप डेवलप किया जा सके कंट्रीज़ के लिए, जो कि रिस्पॉन्ड हो सकें कुछ सिमिलर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट की बात करता है। जो वन हेल्थ है ये एक तरह का कंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अकेले इसको खड़े नहीं होना चाहिए, या फिर कोई नया प्रोग्राम नहीं लेके आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अकेला ही रह जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। जो हमारा एक जो एग्जिस्टिंग हमारी एक्सपर्टाइज चल रही है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वेरियस सेक्टर्स का, उनको साथ लेके आना। और कैसे साथ लेके आना है? फोकस करना है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ और कम्युनिकेशन के साथ आओ आप, तब जाके इन सब में बहुत ही अच्छे से चीज़ें बनेंगी, काम करेंगी एक्सपर्ट्स की। वहीं जो पर्पस है हमारे वन हेल्थ का, इसका बेसिकली पर्पस ये है कि एक तरह से ये फॉर्मल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी एक्सपर्ट्स को कि वो आएँ, प्लान करें और काम करें साथ में, जिससे कि क्या हो, एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव निकल के बाहर आए। आगे बढ़ते हैं। जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है वन हेल्थ का, वो एक तरह से वारंट करती है क्या? स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस नेशनल नैरेटिव ऑन जोनोसिस। साथ ही एडवोकेट करती है मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स को, किस पे? पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। पर्टिकुलरली बात करें तो पैंडमिक पे, और साथ ही साथ एड्रेस करेगी कुछ इश्यूज़ जो कि रिलेटेड होंगे एएमआर से। जो अप्रोच है, ठीक है, जो अप्रोच है उसको वो सपोर्ट होगी, इसका जो फोकस्ड एक्शन होगा वो कहाँ होगा?
सपोर्ट फोकस एक्शन कहाँ होगा, ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट इंटरफेरेंस, वो भी किसके लिए, प्रिवेंशन डिटेंशन और रिस्पांस के लिए होगा, पब्लिक हेल्थ इवेंट जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे पूरे के पूरे ग्लोबल हेल्थ और फूड सिक्योरिटी को। अब आगे देखते हैं जो AMR है, ये एक तरह का बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक तरह की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की, कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ एमर्ज होके आ रही हैं उनसे इम्प्रूव किया जा सके ह्यूमन हेल्थ और डेवलपमेंट को। वन हेल्थ जो है एक तरह से बहुत ही अच्छा एक्नॉलेज करता है किसको, ऑप्टिमम अप्रोच, जिससे कि काउंटर किया जा सके AMR के इम्पैक्ट को और फ्यूचर पैंडमिक्स को भी, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को लेके आने की। तो ये आर्टिकल जो हमने कंप्लीट किया है, और बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी। अब फाइनली एशियन सेंचुरी का टाइम जो है वो आ रहा है, ऐसा आर्टिकल बताता है। इसमें पहली लाइन फिर से वही है जो फ़ोटो के नीचे जो लाइन होती है वही लाइन यहाँ से, जो बेसिकली इंडिया का चैलेंज है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमने एक लोगो लिया है, एक मोटो लिया है, उसको सिक्योर करना इस एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे इरिवर्सिबल सेम इक्वल वर्ल्ड का जो हम चाहते हैं, उसमें जो RECP है, मतलब जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, वो इमीडिएट कर रही है एक तरह का जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। वो भी किसके साथ साथ, जिसमें हो क्या रहा है, वेस्ट अडेप्ट कर रहा है एशियन रूल्स को, और एक तरह से जो भी हमारा अभी तक ग्लोबल हिस्ट्री का कॉलोनियल फेज चल रहा था उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अभी हम देखेंगे जो वर्ल्ड है हमारा वो वापस कहाँ जा रहा है, सेंट्रली ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे मतलब एशियन सिविलाइजेशन की तरफ वापस से जा रहा है, जो कि एक तरह से शेयर करता है प्रॉस्पेरिटी, वो भी किसके साथ, विद द US एडजस्टिंग द ट्यूमेटिव, मतलब क्या जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड क्या वापस से वहीं जा रहा है जहाँ कहाँ पे, एशियन सिविलाइजेशन की तरफ, जो कि एक तरह से प्रॉस्पेरिटी को शेयर करती है USA के साथ। क्या USA इस सब चीज़ों में एडजस्ट कर पाएगा क्या, ऐसा जो है राइटर क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर जो ये जाइंट एशियन का जो जाइंट बन के खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो एक तरह से रिकन्सिबल राइवल लेगा अपना किसके साथ, US बेस्ड रूल, जो कि अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन कर रहा था। क्या इसके खिलाफ वो एशियन जो है, जो एशियन सेंचुरी आने वाला है, वो रिवाइवल लेगा क्या, वो क्या बदला लेगा अपना? ये हमारा जो इस एडिटोरियल के राइटर हैं वो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारे इंडिया का जो क्या मेन मसला है, मेन मसला हमारे इंडिया का ये है कि भैया आप आओ, अपने आत्मनिर्भर का जो आपने मोटो लेके चला उसको बचाओ, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है पूरा पूरा डिजिटल ऑर्डर में उसको में इमर्ज हो रहा है। जो US चाइना टेक्नोलॉजी है वो नेविगेट करती जा रही है एक तरह से, और सप्लाई चेन जो है वो भी क्लैश होता जा रहा है। इन सब के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा जो आत्मनिर्भर का सपना है वो सपना धरा ही रह जाए। इसके लिए हमें ये चीज़ सिक्योर करनी है, आत्मनिर्भर का जो भी हमारा मोटो है उसे सिक्योर करना है। बेसिकली ये ऑथर जो है, जो ये राइटर है इसी बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है एशियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसमें क्या है, जो मेगा ट्रेड डील है वो लेड की गई थी एशियान के द्वारा, एशिया नहीं है, एशियान के द्वारा, बल्कि ना कि चाइना के द्वारा। और इसमें इंक्लूड कौन कौन था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मिलिट्री अलाइज ऑफ US, और सभी के सभी वो एशियन सेंचुरीज़ जो कि चाइना को एक थ्रेट नहीं मानते हैं जैसे कि US उनको मानता है। ये सब इंक्लूड थे जब एक मेगा ट्रेड डील हुई थी तब। अब जो एशियान है हमारा, एशियान सेंट्रली रिजेक्ट करता है एक तरह से जो करंट फ्रेम चला आ रहा है वेस्ट का, जिसका खुद का एक अलग एजेंडा है, उसको ये रिजेक्ट करता है। RCEP की अगर हम प्रिंसिपल की बात करें और इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये अलाउ करता है हर एक इंडिविजुअल कंट्री को कि वो खुद का स्कोप और प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो चूज़ कर सके, किसके लिए, बायलैटरल ट्रैफिक स्कीम्स के लिए, और एक्सक्लूड कर सके डिवीज़न इश्यूज़ जैसे कि लेबर एंड एनवायरनमेंट। इसमें से ये सब एक्सक्लूड हैं, ये खुद कंट्री डिसाइड कर सकती है। आगे देखते हैं अब हम। जो हमारा नया फ्रेम है वो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बियॉन्ड जाता है। बेसिकली ये फोकस करता है इंटीग्रेशन एंड फैसिलिटेटिंग सप्लाई चेन
जिसमें हो क्या प्रॉस्पेरिटी हो, शेयरिंग प्रॉस्पेरिटी हो, रिक्वायर हो सके बहुत ही एक डिफरेंट कैलकुलस फॉर असेसमेंट। जो RECP का नया रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, वो एक तरह से बताएगा कि जो भी हमारा डिक्लाइन चल रहा है, डिक्लाइन चल रहा है गुड्स की ट्रेड में, उसमें कैसे क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या क्या लॉसेस कैसे हो रहे हैं, वो बताता है पूरा का पूरा। आत्मनिर्भर भारत जो है वो उसको बहुत ही अच्छा लेवरेज मिलेगा इस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ का, डेटा और पॉपुलेशन का। वहीं अगर देखें तो चाइना और इंडिया दोनों ही एक तरह से जो वेस्ट की अभी तक मोनोपोली चली आ रही थी, खासकर किस में, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन में, AI में या फिर बाकी की अदर टेक्नोलॉजीज़ में, उनकी मोनोपोली को कहीं ना कहीं ब्रेक करा है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो इसने UN में जाके जो भी वेस्टर्न डोमिनेंस का एक जो एजेंडा है, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, इसको क्वेश्चन किया है। इस पूरे के पूरे बात मतलब इस पूरे की पूरी चीज़ पे क्वेश्चन किया है। अब डिलेमा क्या है वेस्ट के लिए? डिलेमा है जो वेस्ट के लिए, वो उनको बेसिकली ये लगता है कि अगर हम पावर को शेयर करना शुरू कर देंगे तो ये होगा क्या, जो भी उनकी ग्लोबल अफेयर में उनकी प्राइमेसी है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा वेस्ट को लगता है। और वहीं अगर हम बात करें US की, तो US का तो ये डिलेमा और ज़्यादा ख़तरनाक है। चाइना जो है एक तरह से बहुत, उसने खुद की कैपेसिटी को इतना डेवलप कर लिया है कि जो भी उसका US के साथ टेक्नोलॉजिकल गैप, US का मतलब बाकी जो टेक्नोलॉजिकल गैप था वो ख़त्म, उसको ब्रिज कर लिया एक तरह से। और US ने क्या किया है, खुद को वेपनाइज करना शुरू कर दिया है अपने बलबूते पे। और ये करा कैसे है, इसने क्या किया है, जो भी हमारा एक्सपोर्ट था सेमीकंडक्टर्स चिप्स का, उसको बैन कर दिया। अब बैन कर दिया तो हुआ क्या, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी उन वो मोटिवेट हुई, और इससे हुआ क्या, वहाँ पे जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका इनोवेशन और बढ़ना शुरू हो गया और उनकी सेल जो है बढ़नी शुरू हो गई। एक तरह से देखा जाए तो US ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। अब अगर चाइना के रिस्पांस की हम बात करें तो वो एक तरह से डुअल सर्कुलेट स्ट्रैटेजी है, जिसमें हो क्या रहा है, ये सेल्फ रिलायंस भी हो रहा है और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ की जो चीज़ें हैं उनको भी US से सरपास करता जा रहा है। मतलब सेल्फ रिलायंस भी हो रहा है, मिलिट्री की इक्विपमेंट्स चीज़ों को भी खुद से बनाता जा रहा है और US से एडवांस होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एक ग्लोबल गवर्नेंस रोल है US का, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। जो US की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट जो कि अक्टूबर 30 में आई थी, वो 4 कुछ की एलिमेंट्स को बताती है कि US का रोल बेसिकली है क्या क्या। तो ग्लोबल लीडरशिप का है, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, और लास्ट में इसका ऑप्शन है क्या, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजनल हेजेमनी इन यूरोशिया। ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं, एलिमेंट्स जो अभी तक करता है। वहीं अगर हम देखें तो जो US है अब एक्सरसाइज करेगा अपनी पावर्स को दूसरों की पावर के साथ, ना कि दूसरों की पावर के ऊपर, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी मिलिट्री पाइवट है हमारे एशिया का, उसको अगर हम उसको साइड रख भी दें, तब भी US को ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को क्वाड में लाने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो भी हमारा चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा। तो इसलिए इंडिया को लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हो क्या, एक तरह का लैंड बेस्ड ट्रेड लिंक हो सके। इंडिया बाकी जो अदर क्वाड हैं वो एक तरह से चाइना को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं, एक तरह से डीपर सिक्योरिटी टाइल्स चाहते हैं रशिया के साथ। वहीं अगर हम देखें कि आगे जो हमारे एशियान का कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ एशियन सी में, वो दोनों तरह का, एक तो सिक्योरिटी का भी है, दूसरा प्रॉस्पेरिटी पिलर ऑफ द US लेड इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्शन भी है, जो कि एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहा है। अब आते हैं हम आत्मनिर्भर भारत पे। जो ये आत्मनिर्भर भारत है, किसी भी कंट्री के, जो कोई भी कंट्री है अभी तक इतनी ग्लोबल पावर, मतलब कोई भी अगर कंट्री खुद को ग्लोबल पावर बनाना चाहती है तो वो किसी दूसरी कंट्री पे रिलाय होके नहीं बन सकती। इंडिया को क्या है, एक अपनी नई स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन और माइंडसेट लाना चाहिए, यही राइटर कहते हैं। जो एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस्ट है वो इग्नोर कर रहा है क्या, सिवियरिटी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का, जो कि एक तरह से बहुत ही मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे कि इंडिया को, इन सभी को कुछ कहीं ना कहीं लेस डेवलप बनाती है जब हम कंपेयर करते हैं चाइना के साथ।
जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एक्सरसाइजेज हैं वो रिलाई करती हैं वेस्टर्न डॉक्ट्राइंस पे, और इक्विपमेंट जो है वो इग्नोर करता है कि क्यों आके जो 4th इन्फेंट्री डिवीज़न है जिसको डिस्क्राइब किया गया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन इन मिलिट्री हिस्ट्री, वो क्यों कोलैप्स हो गया। भाई ये क्वेश्चन कहा है हमारे राइटर ने। अब देखिए, हमने एक तरह से देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं रॉन्ग लेसन जो है वो लिया है, कहाँ से, जिसकी बोथ द इंटेंशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ चाइना, इसके बारे में मतलब हमने गलत लेसन लिया है। आगे बढ़ते हैं क्या, ये रहा, आगे बढ़ते तो इसमें कहा गया है जब हमने अभी ये राफेल एयरक्राफ्ट को परचेज़ किया है, इसके परचेजिंग के साथ ही साथ जो इंडिया है उसने रिकॉग्नाइज़ ये कर दिया है कि यहाँ पे किसी भी तरह का किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा कैपिटल इक्विपमेंट के लिए। मिलिट्री थिएटर कमांड्स की अगर हम बात करें तो उनको भी ऐसा टास्क दे दिया गया है, किसके साथ, बॉर्डर डिफेंस के साथ, जो कि एक तरह से ऑफेंसिव रोल होगा साइबर, मिसाइल एंड स्पेशल फोर्सेस, जो कि बेस्ड होंगे इंडोजेनियस कैपेसिटी के लिए। इसमें जो बेसिकली बेस्ड होंगे जिसमें इंडोजेनियस कैपेसिटी होगी, इफेक्टिवली लिंकिंग होगा इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ। आगे देखते हैं, जो ये हमारा ओवर रिडन प्रायोरिटी है ये कहाँ होनी चाहिए, बेसिकली होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी, सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज और सोलर पैनल्स, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जो भी लेवरेज मिल रहे हैं जो कि डिजिटल में खासकर बहुत ही अच्छा प्रूव हो रहे हैं, उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट किससे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत ही एक तरह से अच्छा स्टेप होगा, वो भी उन कंट्रीज़ के लिए जो कि समझते हैं मल्टीपोलैरिटी वैल्यू को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं जो RCEP है वो उसने ऑलरेडी इंडिया के जो कुछ प्रायोरिटीज़ हैं उनको इंक्लूड कर लिया है, जैसे कि क्या, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सर्विसेज एंड ई-कॉमर्स, जो एक टाइम बाउंड अपग्रेडेशन है किसी नेशनल कैपेसिटी का, किसके थ्रू, आत्मनिर्भर भारत का, वो इनेबल करता है अग्रीमेंट को किसके साथ, इंडिविजुअल एशियन कंट्रीज़ के साथ। RCEP के जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने एक्सप्रेस किया है उनका खुद का स्ट्रॉन्ग विल कि वो इंडिया के साथ री एंगेज होना चाहते हैं, इसेंशली तब जब क्या हो, बैलेंस कर सके वो चाइना को। यहाँ पे कुछ कंपेलिंग जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीज़न भी हैं जो कि एक तरह से शेपिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एशिया लेड ऑर्डर, जो कि अभी तक चाइना लेड चल रहा है, और उसमें सिक्योर क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर और प्लेस करना है एक तरह से अच्छी चीज़ों को। चलिए, ये आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। तो बेसिकली ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, ये है अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंटरफेथ लव, मतलब इंटरफेथ लव के बारे में हमें बेसिकली यहाँ जानने को मिलेगा। तो देखिए, अभी ये क्या है, लॉज टू कर्ब इंटर मैरिजेज आर पार्ट ऑफ कम्युनल एजेंडा। अगर हम इंटर मैरिजेस को कर्ब करने के लिए कोई लॉ बना रहे हैं तो ये एक तरह से कम्युनल एजेंडा का ही पार्ट है। इंडिया में अगर हम देखें तो जो इंटर मैरिजेस हैं बिटवीन दो डिफरेंट रीजन के लोगों के लिए हो, चाहे कास्ट का हो चाहे रिलीजन के हो, इनके बीच में अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिवेंट किया जाता है इसको कास्टिसिज्म के द्वारा, रिलीजियस जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेरेंटल अथॉरिटी का भी डर लगा रहता है। इतने सारे कांटे तो पहले से ही लगे हुए हैं भैया, अब और लगाने की क्या ज़रूरत है। वहीं आगे देखते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री है जो कि इतनी लार्ज है और डाइवर्स है, यहाँ पे अभी भी जो इंटर मैरिज है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। कुछ इंटरकास्ट मैरिजेस भी हैं और इवन कुछ बहुत ही कम इंटर रिलीजियस भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर सर्वे जो है वो बताता है कहीं लार्ज और स्मॉल जो कंफर्म करता है क्या, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं, मतलब 95 से लेकर 99% जो कि डिपेंड हैं स्टेट्स पे, वो अरेंज मैरिजेस करते हैं, जो कि बाय नेचर इंटरकास्ट एंड इंट्राकास्ट और इंट्रा रिलीजियस ही होती हैं। वहीं देखा जाए तो 70 से 80% जो हमारे इंडियंस हैं पूरे के पूरे एज ग्रुप में, और जो 70 से 80% जो इंडियंस हैं पूरे के पूरे ऑल एज ग्रुप और रिलीजियंस जो है वो डिसअप्रूव करता है किसको, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को। आगे देखते हैं क्या बात कर रही है। देखिए, अब इन सभी में से अगर हम वो लोग जो
कुछ अपने कास्ट ग्रुप से बाहर जाके मैरिज करते भी हैं, या फिर कुछ रिलीजियस चीज़ों में भी कम्युनिटी से शादी वादी करते हैं, उनका नंबर बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी में है, करीब 3% या फिर 2% के आसपास ही मान लो। मतलब जो आपके इंटरकास्ट करते हैं वो 3%, जो इंटर रिलीजन करते हैं वो लगभग 2%। यहीं पे अगर अभी डिकेट्स, इन सब के बाद भी जो डिकेट्स चले आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मतलब जो RSS है, अपनी एफिलिएट्स के थ्रू एक तरह से क्या चाह रहा है, अटैक कर रहा है अभी भी उन 2% लोगों पे, और कोशिश कर रहा है कि प्रिवेंट कर सके या फिर ब्रेक कर सके उन मैरिजेस को जो कि हिंदू और अदर किसी फेथ के लोगों में हुआ है। स्पेशली ये मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बाद भी जो भी एक रीसेंट प्रोटेस्टेशन चला है हमारे यहाँ पे, उसमें एक संघ परिवार है जिनको बेसिकली माना जाता है कि मुस्लिम का है और क्रिश्चियंस का है, जहाँ पे एक बहुत ही होली साइट है जो कि हमारे इंडिया के आउटसाइड है। इसको कहा जाता है ये ट्रूली भारतीय नहीं है। अब इसमें होता क्या है, जो मैरिजेस होते हैं इसमें अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होते हैं और परसुएशन को भी यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, यूज़ किया जाता है परसुएशन, थ्रेट, इमीडिएशन और कभी कभी वॉयलेंस को भी यूज़ किया जाता है कि वो ट्राई कर सके और स्टॉप कर सके मैरिजेस को, इन सब ऐसी मैरिजेस को होने से, मतलब इंटर रिलीजन या फिर इंटर कास्ट मैरिजेस को। जब एक मुस्लिम औरत जो है शादी करती है किसी हिंदू मैन से, चाहे वो फिर अब्रॉड की ही क्यों ना हो, तो ऐसा ट्राई किया जाता है कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाए हिंदुज़म में। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या। अब इसके बाद बात कही गई है नो एविडेंस ऑफ लव जिहाद। अभी कोस्टल जो कर्नाटका है और जो नदन केरला है, वहाँ में हुआ क्या है, करीब मिड-20s में जो संघ विजिलेंस हैं उन्होंने क्लेम किया था क्या, जो हिंदू मुस्लिम रोमांस है एक तरह से वो एक कॉन्स्पिरेंसी है, जिससे कि होगा क्या, जो हिंदू वीमेन है इनको सीड्यूस इसलिए किया जा रहा है जिससे कि उनको कन्वर्ट किया जा सके इस्लाम में, और उनसे केवल मुस्लिम बच्चे जो हैं वो बनाए जा सकें। जो इस तरह का विजिलेंट है, जो था विजिलेंट, इसको नाम दे दिया गया लव जिहाद, और जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होकर निकल के सामने आया। जो कर्नाटका है, कर्नाटका के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मतलब जो CID है, उसने इन्वेस्टिगेट किया कुछ इन कंप्लेंट्स में। कौन सी कंप्लेंट्स? लव जिहादी कंप्लेंट्स। कब? 2009 में, जिसमें कि ये कंक्लूज़न निकला कि यहाँ पे किसी भी तरह का लव जिहाद नहीं है, केवल लव है और मैरिज है बिटवीन दो अडल्ट में जो कि खुद में सहमत हैं। लेकिन जो कॉन्स्पिरेंसी की ये थ्योरी है, जो मतलब लव जिहाद है, ये जो है नॉर्थ इंडिया में आ ही गया। कब? वो भी 2014 के जनरल इलेक्शन में। अब आने वाले कुछ साल तक जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने जैसे जैसे पॉलिटिकल ग्राउंड में अपना पैर जमाया, जो ये टर्म है उसने भी अपनी कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत कर ही ली, और इसने कुछ अलग डायमेंशंस भी ऐड कर दिए संघ परिवार के प्रोग्राम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन वाला। अब जो एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है मतलब NI है, वो प्रोब करती है क्या, और जो भी ऑर्डर होंगे फॉलो करते हैं क्या, कंटिन्यूइंग क्लेम इन केरला इन 2018। उनका ये भी कहना है कि सब चीज़ें चल रही हैं 2018 के केरला में। उत्तर प्रदेश में जिसने कि अभी क्या हुआ है, जो करंट CM है, उन्होंने एक पब्लिक डेथ थ्रेट जो है वो इशू करा है उस आदमी को जिसने क्लेम किया है क्या कि वो इन्वॉल्व था लव जिहाद में। तो इसमें क्या हुआ, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई इन 14 कंप्लेंट्स के से रिलेटेड। NIA जो उसी कंक्लूजन पे आई जो कर्नाटका के CID ने दिया था 2009 में, मतलब कोई भी लव जिहाद नहीं है, केवल प्यार है, शादी है दो सहमत लोगों के बीच में। देयर वॉज नो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे किसी तरह की ऐसी कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं थी कि जो किसी हिंदू विमन को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम में लव जिहाद के नाम पे। और जो भी विमेन है वो अपनी मर्जी से शादी करके आई हैं, और उन पर इस तरह का कोई भी दबाव नहीं डाला जा रहा है कि वो अपने रिलीजन को चेंज करें। ठीक है, ये उनकी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है अडल्ट की। जो UP पुलिस है, ठीक है जी, उसने फाउंड किया है क्या, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं जो कि इन सब चीज़ों को लेकर बताई जा रही हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं आपसी सहमति से हैं। ऐसा UP पुलिस ने पता करा है। अगर कुछ केसेस जो आइडेंटिफाई किए गए हैं सस्पिशियस पुलिस के द्वारा, ठीक है जी, ना ही तो इनके पास कोई ऐसा एविडेंट आ रहा है कि वो फोर्सफुली करी गई हैं कि उनको कन्वर्जन हो रहा है, ना ही ऐसा कोई फैक्ट मिला है कि जो विमेन है उनको सिर्फ इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि वो मुस्लिम बच्चों को जन्म दे सकें। ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अगर वो ऐसा कर भी रही हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, क्योंकि शादी के बाद बेबीज़ होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हम इस कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी को
देखें तो इसको ज़िंदा रखा जा रहा है आज भी, क्योंकि बहुत तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है आरएसएस बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिकल प्रोग्राम का। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो हमारा एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसके तहत क्या हो रहा है, जो कुछ बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने अनाउंस किया है क्या, अपनी इंटेंशन की वो लव जिहाद को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएंगे और इसमें इसमें क्या है पनिशेबल बनाएंगे, और इसमें होगा क्या, इम्प्रिजनमेंट भी दे दी जाएगी, ऐसी बात करी गई है। वहीं अगर हम सेंट्रल प्रीमाइसेस की बात करें तो वो है क्या कहते हैं क्या, कोई भी हिंदू जो विमेन है वो किसी ऐसे मैन के साथ मतलब उसके साथ प्यार में नहीं पड़ेगी जो जानती है कि वो मुस्लिम है। ऐसी कौन सी बात होती है, कोई बताइए ज़रा हमें। ठीक है जी, तो इसमें ये कहा गया है, मतलब मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, आर्टिकल में सब कुछ कहा गया है। और इसके साथ साथ यही कहा गया है वहीं पे जो मुस्लिम मेन है वो भी हिंदू विमेन से दूर रहेंगे इन सब बातों में। तो अब देख लेते हैं आगे क्या है, एक्सरसाइजिंग चॉइसेस के बारे में। अब इन सब चीज़ों के बाद ये एक तरह से देखा जाए तो यही कहा देगा जो हिंदू वीमेन हैं उनको वापस से वही कि आप वही सब करो जो कि आपकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। और वही आइडिया है कि जो विमेन है वो अपने एक आर्टिफिशियल सोशल बाउंड्री के बाहर जो है प्यार नहीं कर सकती है या फिर अपनी चॉइसेस को बना नहीं सकती है, एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। यही सब बातें हो गई फिर तो। और यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं हमारी हिस्ट्री को लेके अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ क्रिमिनल प्रोविजंस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, जिससे कि हो क्या उनकी लड़की की शादी या फिर जो रिलेशनशिप या फिर जो भी मैरिज है उनको जो है अपनी मर्ज़ी से मतलब जहाँ वो चाहते वहाँ वो करा सकें। ऐसी बातें चली आ रही हैं, देखने को भी ऐसा ही मिलता है भाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं अक्रॉस कंट्री और फैमिली, जहाँ पे होता क्या है, कुछ कभी कभी मर्डर भी करा दिया जाता है अपनी ही लड़की का या फिर उसके हस्बैंड का या फिर कभी कभी दोनों का ही, क्योंकि वो अपनी फैमिली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसने किसी और से प्यार किया, उसने शादी कर ली इस तरह से। और ये पूरा निकल के कहाँ से आता है, ये निकल के आता है सोशल ऑर्डर जो कि डिटरमाइंड होता है कास्ट और रिलीजन के द्वारा। जो हमारे कभी इंटरफेथ रिलेशनशिप का जो एक फोर्सिबल कन्वर्जन के साथ जो इंटरलिंक करा गया है, बहुत ही गंदा करा गया है। हालांकि जो ये कैंपेन है अगर ऐसा होता है तो बहुत ही टॉक्सिसिटी जो है फैलाएगा और कुछ नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने जो एक केस है हादिया का, जो कि फॉर्मली अखिला थी, और शाफिन जहान का, जो कि उनमें से क्या था, उन्होंने ऐसा कहा कि किसी का भी ये हक नहीं है कि उनकी मैरिज में आके कोई इंटरफेयर करे जब ये शादी उन दोनों अडल्ट की सहमति से हुई है। अब बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो प्रपोज कर रही है एक तरह का ऐसा लॉ जो कि ओवरटर्न करेगी इस प्रेमाइस को। होगा क्या, इसमें बनाएंगे कुछ वैलिडिटी ऑफ मैरिज सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा कुछ बनाएंगे कि हम जो भी मैरिज के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें, और किस बेसिस पे, बेसिस द थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स। अगर कोई थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स करती है तो हम मैरिज जैसे प्राइवेट चीज़ में जाके भी इंटरफेयर कर सकते हैं। ऐसा बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रपोज करना चाह रही है एक लॉ। अब इससे होगा क्या, इससे तो भाई हर एक वो मुस्लिम इंसान जो किसी हिंदू से शादी करता है वो सस्पेक्ट की लिस्ट में आ खड़ा होगा। जो एक कैरेक्टराइज मुस्लिम है जिसको एक कॉन्स्पिरेटर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें होगा क्या, जो भी एक प्रोजेक्ट होगा प्रोसेलिटाइजेशन का और कॉलोनाइजेशन होगा हिंदू वॉर्म्स का। और साथ ही साथ ये एक तरह से प्रोवाइड करता है लीगल कवर किसको, संघ ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो अपने जो भी उनका डिकेड ओल्ड कैंपेन चल रहा है हैरेसमेंट का, और वो जो है कंटिन्यू कर सके। और ये बहुत ही गंदा हो जाएगा अगर ये हिंदू मुस्लिम मैरिज के अगेंस्ट भी जाता है, इसको भी ये अलाउ कर रहा है एक तरह से। टू बी श्योर जो आरएसएस है और जो भी इसके एफिलिएट हैं वो चाह रहे हैं क्या, जो भी अभी जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल मेथड हैं किसके लिए भी कि प्रिवेंट हो सके इंटर रिलीजियस मैरिजेस, वो अभी भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका एजेंडा है वो फीड किस पे करता है, कास्टिसिज्म और रिलीजियस एनेक्सिटी पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की वजह से होता भी है। इसीलिए ये इतने सालों में भी बहुत ही इजी सपोर्ट मिल चुका है कोर्ट ऑफिशियल्स का, जो पुलिस है, और काफ़ी सारे केसेस में जो फैमिलीज़ वो खुद ही अपने जो यंग पीपल होते हैं वो जब इस चीज़ की वो करते हैं ना, डेयर करते हैं प्यार में पड़ने की, तो भी बहुत सी गंदा सीन होता है उनके साथ भी। आगे बात करते हैं।
जो भी चेंजेस लाए गए हैं प्रपोज लॉ में बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर हम उनके थ्रू जाते हैं तो एक तरह से डेफिनेटली ये डिसाइडली हॉस्टाइल लीगल एनवायरनमेंट होगा, हिंदू एंड मुस्लिम की शादी कर भी सके, बहुत ही लीगली चीज़ें हो जाएंगी, जो कि भैया ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, संघ परिवार हैं, इनका बहुत ही प्रेशर है और वो इस चीज़ को जल्दी से पॉसिबल होने देते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे क्या, नाजी जर्मनी के न्यूरमबर्ग लॉज का, जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर मैरिज ज्यूज़ और नॉन ज्यूज़ के बीच में। अगर कोई भी इस लॉ का वायलेशन करता है तो उसको इम्प्रिजन में डाल दिया जाता था और बाद में जो होता था उसका मतलब इनकार्केशन हो जाता था कंसंट्रेशन कैंप में। वहीं सेग्रेगेशनिस्ट जो यूएस है और जो अपार्थाइड साउथ अफ्रीकन्स थे, उनके पास भी एक लॉ ऐसा ही लाया गया था जिसमें इंटर रेशियल मैरिजेस और सेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रोहिबिट करा था। साउथ अफ्रीका में जो लॉ है ये इन्फोर्स किया गया था सर्विलेंस और पुलिस रेड के द्वारा। अब इन दोनों ही कंट्री में जो वायलेंस है वो पनिशेबल किया गया था अब इम्प्रिजेंट के द्वारा। अगर वायलेशन करते हो इन रूल्स का तो आपको इम्प्रिजन दे दिया जाएगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो जो संघ परिवार है उसने कुछ ऐसा ही सेम एंड ले लिया है बिना किसी लॉ एक्सप्लिसिटी के, जो कि बैन करता है ऐसे किसी मैरिज को। ठीक है जी, तो अब जब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, हम कास्ट और रिलीजन के बियॉन्ड चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो ये तीनों आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।